सामना होगा, ये सोचकर हम बेचैन हो रहे हैं। ये सोचते हुए बार बार करवट बदल रही होती है, जिसे फ्रैक्चर वाले पैर में दर्द होने लगता है। तो वो दर्द की दवा खा लेती है और जिसके बाद सुरैया को नींद आ जाती है। मोहन कलकत्ता से शाम को ही आ गया था और बड़ी माँ से मिलने के लिए घर से निकल रहा था। सविता जी कहती हैं, मोहन बेटा, तू अभी आया है और अभी कहाँ जाने के लिए निकल रहा है? पहले थोड़ा आराम तो कर ले। मोहन कहता है, अरे माँ, मैं ठीक हूँ, अभी बड़ी माँ से मिलकर आता हूँ, उनका हालचाल पूछकर फिर आराम कर लूंगा। सविता मोहन के माहेश्वरी हाउस जाने की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो नहीं चाह रही थी कि सुरैया और मोहन का आमना सामना हो और उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा, तेरी बड़ी माँ बगल में ही रहती है, कहीं दूर नहीं रहती है, और ऐसा भी नहीं है कि तू आते ही उनसे ना मिला तो वो नाराज हो जाएंगी। तू पहले आराम कर ले, फिर मिल लेना। वैसे भी निमिषा अभी हॉस्पिटल में होगी तो वो भी रात तक ही आएगी, तो तुम रात में ही चले जाना और निमिषा के लिए जो गिफ्ट लाए हो वो भी दे देना। फिर मोहन से पूछती है, तू उसके लिए गिफ्ट तो लाया है ना? और मोहन कहता है, हाँ माँ, आप कहो और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? अच्छा ठीक है, अभी मैं माहेश्वरी हाउस नहीं जाता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, आप मुझे खाने के समय ही उठा दीजिएगा। ठीक है बेटा, तू आराम कर, सविता जी उसे कहती हैं। उसके बाद मोहन अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद सविता जी रिया को फोन करती हैं। माहेश्वरी हाउस हॉल में बैठकर बड़ी माँ और छोटी माँ चाय पी रही होती हैं। तभी रिया का फोन बजता है। छोटी माँ कहती हैं, दीदी, सविता भाभी का फोन आ रहा है। और सिया कहती है, फोन रिसीव करो, देखो क्या कहती है। रिया फोन उठाकर कहती है, नमस्ते सविता भाभी। सविता जवाब देती है, नमस्ते, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मोहन आ गया है और रात में आपके घर आएगा, और मैं नहीं चाहती कि उस लड़की की परछाई भी मोहन के आसपास भी पड़े, तो उसे कह दीजिएगा कि वो अपने कमरे में ही रहे, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और गुस्से में फोन काट देती है। रिया हेलो बोल ही रही होती है कि सविता जी फोन काट देती हैं। सिया पूछती है, क्या हुआ? सविता ने क्या कहकर बिना आपको कुछ कहने का मौका दिए फोन काट दिया? क्या अभी भी नाराज हैं? रिया जवाब देती है, हाँ दीदी, सविता भाभी तो अभी भी नाराज हैं। उन्होंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मोहन आ गया है और रात में खाने पर यहाँ आएगा। सिया कहती है, अच्छा? तो रिया कहती है, और वो चाहती हैं सुरैया मोहन के सामने ना पड़े। ठीक है, हम सुरैया से कह देंगे आज वो अपने कमरे में ही रहे, उनका खाना भी कमरे में दे दिया जाएगा। पर रिया, आपको क्या लगता है, सविता के ऐसा करने से वो मोहन और सुरैया को एक दूसरे के सामने पड़ने से रोक लेगी क्या? पता नहीं, पर जब तक रोक सकते हैं तब तक तो कोशिश कर ही सकते हैं। ठीक है, हम अभी सुरैया से बात कर लेते हैं। हमने सुन लिया है बड़ी माँ, हम अपने कमरे में ही रहेंगे, आज बाहर नहीं आएंगे। और अपने कमरे में फिर से जाने लगती है। सुरैया कमरे में बैठे बैठे ऊब गई थी और उसी समय कमरे से बाहर आई थी और रिया और सिया की बातें सुन लेती है। सिया सुरैया के जाने लगने पर उससे पूछती है, आपको कुछ चाहिए था क्या? सुरैया जवाब देती है, नहीं, हम ऐसे ही बाहर आए थे, पर अब कमरे में जा रहे हैं। और अपने कमरे में छड़ी के सहारे से चली जाती है। रात में मोहन सोकर उठता है और घड़ी में टाइम देखता है तो 8:30 बज रहे होते हैं। वो अपने कमरे से बाहर आता है तो डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ खाना लगा रही होती है। सविता जी मोहन को आते हुए देखकर कहती है, आजा बेटा, खाना तैयार है, खा ले, और उसके लिए प्लेट लगाती है। मोहन जवाब देता है, रहने दो माँ, मैं बड़ी माँ के घर जा रहा हूँ तो वहीं खा लूंगा। सविता जी कहती हैं, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, तू खाना खा, 2 दिन बाद आया है, पर अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना खाने की जगह इनको बड़ी माँ के हाथ का खाना खाना है। मैं ही पागल हूँ जो इतनी मेहनत से तेरी पसंद का खाना बनाया है, थोड़ा गुस्सा दिखाकर कह रही होती है। मोहन सविता जी को गले लगाकर कहता है, अरे माँ, आप भी ना, मैं तो ऐसे ही कह रहा था और आप खामखा गुस्सा हो रही हैं। चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। सविता जी उसके यहाँ खाने की बात करते ही खुश हो गई और मोहन को चेयर पर बैठाकर खाना खिलाने लगती हैं। अब मेरा खाना हो गया, अब मैं जा रहा हूँ बड़ी माँ से मिलने। अच्छा ठीक है, पर निम्मी को देने वाले गिफ्ट तो ले ले, फिर जाना। अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। और अपने कमरे में जाकर निम्मी के लिए लिया हुआ गिफ्ट का पैकेट लेकर अपने घर से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सविता अपने हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर रही है कि सुरैया और मोहन का आमना सामना ना हो। माहेश्वरी हाउस में अभी सभी खाना खा रहे होते हैं। मोहन के दरवाजे की घंटी बजाने पर घर की नौकरानी रज्जो दरवाजा खोलती है।
अरे मोहन भैया आप, वही मैं सोचूं आज बड़ी माँ ने खीर क्यों बनाई है। आप आने वाले थे इसीलिए तो आज बनाई है। चलिए आप सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं आपके लिए भी कटोरी लेकर आती हूँ। मोहन रज्जो से पूछता है कि बड़ी माँ ने खीर बनाई है, तब तो जल्दी से कटोरी लेकर आओ, मैं भी सबके पास आता हूँ। आरव कहता है, हे मोहन तू कब आया। मोहन आरव के गले लगकर कहता है, आज ही आया हूँ, आ बैठ, माँ ने खीर बनाई है, तू भी खा। वही तो खाने आया हूँ। रज्जो कटोरी लाकर बड़ी माँ को देती है। बड़ी माँ उसमें खीर निकालकर मोहन को देती है। मोहन खीर खाने के बाद कहता है, वाह बड़ी माँ, हर बार की तरह आज भी बहुत अच्छी खीर बनाई है। और बड़ी माँ मुस्कुरा देती है। मोहन कहता है, निम्मी कहाँ है, दिख नहीं रही है। बड़ी माँ जवाब देती है, खाना खाकर अभी अपने कमरे में गई हैं, अभी बुलाते हैं। और रज्जो को कह देती है निम्मी को बुलाने के लिए। रज्जो निम्मी के कमरे में जाकर कहती है, निम्मी दीदी नीचे चलो, मोहन भैया आए हैं और आपको पूछ रहे हैं, जल्दी चलो। निम्मी खुश होकर कहती है, मोहन आए हैं, तू चल मैं आई। और जल्दी से बिस्तर से उठकर एक बार खुद को शीशे में देखकर जल्दी से नीचे सबके पास आती है। मोहन आरव के बेटे अंशु को अपनी गोद में बैठाकर खेला रहा था। अंशु भी मजे से मोहन की गोदी में बैठकर खेल रहा था और सब दोनों को ऐसे खेलते देखकर खुश हो रहे थे। मोहन कहता है, हे निम्मी, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और गिफ्ट का पैकेट निम्मी को पकड़ा देता है। निम्मी गिफ्ट देखकर खुश होते हुए कहती है, थैंक यू। सोना उसके पास आकर कहती है, क्या बात है ननद जी, नंदोई जी तो आपको अभी से गिफ्ट देने लगे, आपके तो मजे हैं। मोहन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। आरव उसे कहता है, वाह मोहन, तुम तो बड़े समझदार हो, अभी से सीख गए हो पत्नी को खुश कैसे रखा जाता है। मोहन बस मुस्कुरा कर रह जाता है। अंशु उसकी गोद से उतर जाता है और धीरे धीरे चलकर पास ही में रखा अपना बैट बॉल लाकर मोहन को पकड़ा देता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहने लगता है। मोहन भी उसके साथ बच्चों के जैसे खेलने लगता है। बस लोग उन दोनों को खेलते हुए देखकर हंस रहे होते हैं। आरव कहता है, बेटा अंशु बहुत खेल लिया, अब बस चलो, नींदी नींदी करने का टाइम हो गया। पर अंशु तो नाव में सिर हिलाकर मना कर रहा था। आरव उसे गोद में उठाकर ले जाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो अंशु मोहन से जाकर लिपट जाता है। रहने दो ना आरव, मेरे साथ थोड़ा और खेलने दो ना, मैं थोड़ी देर में सुलाकर तुझे दे दूंगा। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, सो जाए तो बुला लेना। मोहन बाकी घर वालों को भी सोने भेज देता है। मोहन निम्मी से कहता है, तुम भी सोने जाओ, हॉस्पिटल से थक कर आई होगी। निम्मी जवाब देती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आपके साथ ही यहीं बैठती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर मोहन फिर अंशु के साथ खेलने लगता है। निम्मी कहती है, मैं कॉफी बना लाऊं आपके लिए। हाँ बना लो, वैसे भी लगता है आज अंशु के सोने का मूड नहीं लग रहा है। अंशु के गालों को छूते हुए कहता है तो अंशु मुस्कुरा रहा होता है। उसे मोहन का यूं उसके गालों को खींचना अच्छा लग रहा होता है। अंशु मोहन की गोदी में बैठे बैठे सो जाता है। मोहन धीरे से उसे अपनी गोद से उतारकर सोफे पर लेटा देता है और हॉल में अंशु के फैले हुए खिलौने उठाकर वही मेज पर रखने लगता है। खिलौने उठाकर रख ही रहा होता है, उसका पैर गेंद को लग जाता है। गेंद फर्श पर डगरते हुए एक दिशा में बढ़ने लगती है। मोहन उस गेंद को पकड़ने के लिए गेंद के पीछे चलता है। गेंद गेस्ट रूम के दरवाजे पर जाकर रुकती है। मोहन कमरे में देखता है, एक साड़ी पहने हुए लंबे बालों वाली एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है। कमरे में म्यूजिक सिस्टम पर गाना बज रहा था। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। मोहन बॉल उठाकर कमरे से उल्टे पांव निकल रहा होता है कि उसका पैर वहां रखे डोरमेट से उलझ जाता है और वो गिरने वाला होता है कि दरवाजा पकड़ लेता है। दरवाजा पकड़ने से खट से आवाज होती है। सुरैया खिड़की के पास खड़े होकर रो रही होती है। दोनों आंखों के आंसू से अपने गालों को भिगोए हुए थी। आवाज होने पर सुरैया आवाज की दिशा में पलटकर देखती है। मोहन खुद को गिरने से संभालकर खड़े होते हुए सॉरी कहते हुए सामने देखता है तो सुरैया को देखता है। वो बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लेकर गालों को आंसुओं से पूरी तरह से भिगाए उसके सामने खड़ी थी। मोहन सुरैया को अपने सामने इस तरह से देखकर शॉक्ड हो जाता है। मोहन की आंखों के सामने 9 साल पुरानी सुरैया का हंसता मुस्कुराता चेहरा गुजरता है।
और आज की 9 साल बाद की सुरैया आज उसके सामने ऐसे खड़ी थी। वो उसकी ओर कदम बढ़ाता है और सुरैया अपने कदम पीछे बढ़ा रही होती है। पैर के फ्रैक्चर की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने को हो जाती है कि मोहन उसे दौड़कर अपने एक हाथ उसकी कमर में लगाकर थाम लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मोहन की आंखें सुरैया की आंखों से न जाने कितने सवाल कर रही थी और सुरैया की आंखें अपने आंसुओं से सवालों का जवाब दे रही थी। दोनों के चेहरे पर एक उदासी, एक दर्द नजर आ रहा था। दूसरी तरफ निमिषा कॉफी बनाकर लाती है। हॉल में मोहन को ना पाकर उसे ढूंढने लगती है। ये मोहन कहाँ चले गए? अंशु भी यहीं सो रहा है, उसे अकेला यहाँ छोड़कर कहाँ गए? कहीं बड़ी माँ के कमरे में तो नहीं गए ना? सोचते हुए निमिषा बड़ी माँ के कमरे की ओर जाती है, पर उनके कमरे की लाइट बंद होती है। बड़ी माँ के कमरे की तो लाइट बंद है, मोहन तो यहाँ पर भी नहीं है। निमिषा मोहन को आवाज लगाने लगती है, मोहन, मोहन कहाँ है? मोहन अपने हाथ सुरैया के आंसू पोंछने के लिए उसके चेहरे तक ले जाता है कि उसे निमिषा की आवाज सुनाई पड़ती है और उसके हाथ रुक जाते हैं। एकाएक मोहन को गुस्सा आ जाता है और वो सुरैया को वैसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। निमिषा हाथ में कॉफी लेकर हॉल में ही खड़ी होती है। अपने पीछे से कुछ जाते हुए महसूस करती है और पलटकर देखती है तो मोहन को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखती है। मोहन को आवाज भी लगाती है पर मोहन रुकता नहीं। मोहन, मोहन! सुना ही नहीं। ये गेस्ट रूम से निकलकर इतनी जल्दी में कहाँ चले गए? सुरैया दीदी से पूछ लेती हूँ। मोहन के इस तरह से चले जाने से वो फिर से गिरने वाली होती है, पर खिड़की को पकड़कर खुद को संभाल लेती है। निमिषा के कमरे में आने से कुछ पल पहले ही सुरैया अपना चेहरा खिड़की की ओर घुमाकर खड़ी हो जाती है ताकि निमिषा उसका रोता हुआ चेहरा ना देख सके। निमिषा सुरैया को ऐसे खड़े देखकर मन में सोचती है, ये तो ऐसे ही खड़ी हैं जैसे कितनी देर से खड़ी हूं, और मोहन यहाँ क्या करेंगे? पर वो अचानक से क्यों चले गए? तभी अंशु के रोने की आवाज आने लगती है और निमिषा दौड़कर हॉल में आकर अंशु को गोद में उठाकर चुप कराकर फिर से सुलाकर उसकी मम्मी को दे आती है। उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। बिस्तर पर लेटकर वो मोहन के इस तरह से चले जाने के बारे में सोच रही होती है। क्या हो गया अचानक से? मोहन ऐसे क्यों चले गए? उन्हें फोन करके पूछ लूं क्या? मोहन माहेश्वरी हाउस से निकलकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उसके कदमों की आहट से सविता जी की नींद खुल जाती है, जो उसका इंतजार करते हुए हॉल में बैठे बैठे सो गई थी। सविता जी कहती हैं, तेरा इस तरह से जाना ये साफ साफ बता रहा है कि तूने उसे देख लिया है। मोहन अपने अलमारी से एक डिब्बिया निकालता है। डिब्बी को देखकर कहता है, क्यों? आखिर क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया खुद को तुम्हारे पास जाने से? क्यों वापस आई हो इतने सालों बाद? चेहरे पर इतना दर्द क्यों था? क्यों मुझे तुम्हारे दर्द से आज भी तकलीफ हो रही है? तुम्हें आज इतने सालों बाद भी देखकर लगता है जैसे कल की ही बात हो। फ्लैशबैक 9 साल पहले। बड़ी माँ, बस हमें नहीं खाना, हम लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है, पर ये लास्ट बाइट खा लीजिए। अरे बड़ी माँ, मुंह ना बनाएं, ये जल्दी से खाएं, नहीं तो सच में लेट हो जाएगा। अब खा लिया, हम जा रहे हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जी, कहते हुए सुरैया अपना बैग उठाकर भागे जा रही होती है कि सामने से आते मोहन से टकरा जाती है और मोहन के हाथ लाए हुए रसगुल्ले सब सुरैया के ऊपर गिर जाते हैं। कुछ रसगुल्ले सुरैया के सिर पर तो कुछ उसके कपड़ों पर गिरे होते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर छोटी माँ और बड़ी माँ, दादी सब हंसने लगते हैं। सबको हंसते हुए देखकर मोहन को भी हंसी आ जाती है। अपनी ऐसी हालत देखकर सुरैया रोने लगती है। सबकी ओर देखती है तो सब हंस रहे होते हैं। सबको हंसते हुए देखती है तो उसे गुस्सा आता है और मोहन की ओर गुस्से से देखती है। उसको गुस्से में देखकर मोहन अपनी हंसी कंट्रोल करके अपने कदम पीछे बढ़ाने लगता है और सुरैया उसका खून कर देने वाली नजरों से अपने दोनों हाथों से अपने ऊपर से रसगुल्लों को उठाकर मोहन के ऊपर फेंकने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। अब कहाँ पीछे भाग रहे हैं? एक तो हमको रसगुल्लों से नहला लिया और सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं। हम बदला लेके रहेंगे। और अपने हाथ के रसगुल्ले मोहन के ऊपर चला देती है। मोहन झुककर खुद को बचा लेता है और कहता है, सॉरी सुरैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया है।
वैसे भी गलती तुम्हारी थी, तुम देखकर नहीं चल रही थी। सुरैया अपनी आंखें और बड़ी करके कहती है, गलती खुद करते हैं और दोष हम पर लगा रहे हैं। किसने कहा था रसगुल्ले लेकर आने को? आए तो आए, कम से कम देखकर तो चलना चाहिए था कि हमें पूरा रसगुल्लों में नहला दिया। हम नहीं छोड़ने वाले हैं। मोहन बड़ी माँ के पीछे जाकर कहता है, बड़ी माँ आप मुझे बचाएं, गलती खुद की है और दोष मुझ पर दे रही हैं। बड़ी माँ आप बीच में से हट जाएं, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे। छोटी माँ सुरैया के हाथ पकड़कर कहती हैं, बस करो सुरैया, एक तो खुद देखकर नहीं चल रही थी, बेचारे के सारे रसगुल्ले गिरा दिए। आपके लिए ही रसगुल्ले लाया था इतने प्यार से, पर अपनी जल्दबाजी में सारे खुद गिरा दिया। खुद की गलती नहीं मानेंगी। वो फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, उल्टे आपसे सॉरी बोल रहा है। आपको तो उनकी गलती दिखेगी ही नहीं, हम ही गलत होते हैं। और जोर से रोते हुए कहती है, इनकी वजह से तो हम कॉलेज के लिए लेट हो गए। उसका क्या, आज हमारा सिंगिंग का कंपटीशन था। कहाँ हमने सोचा था कि आज जीतकर आप लोगों का नाम रोशन करेंगे। पर मोहन की ओर उंगली करते हुए इशारा करते हुए कहती है, इनकी वजह से तो अब हम वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे। और जमीन पर ही बैठकर रोने लगती है। मोहन उसके पास आकर कहता है, प्लीज रो नहीं, तुम अब भी कॉलेज टाइम पर पहुंच सकती हो। जल्दी जाओ, जल्दी से नहाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हें टाइम पर कॉलेज छोड़ दूंगा। अब हमें नहीं जाना है, हमारा कोई नहीं है, हमारी जिंदगी खराब हो गई। माँ को हमारी कोई चिंता नहीं है। एक बड़ी माँ थी, उसे भी जब देखो तब छीनने चले आते हैं। हमको नहीं जाना आपके साथ। जब मोहन तुमको छोड़कर आने के लिए कह रहा है तो क्यों खुद लेट कर रही हो? जाओ जल्दी से, फिर से तैयार होकर आओ। सुरैया कोई जवाब नहीं देती है और जोर जोर से रोने लगती है। दीदी आप ही समझाइए इस पागल को। बड़ी